वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि हम अच्छी मार्किंग पा सकें, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो ये क्वेश्चंस कि 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि फार्माकोथेरेपेटिक्स एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है इस बार डी फार्मा में। तो इस क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, और इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ स्कोप और ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले आप फार्माकोथेरेपेटिक्स की डेफिनेशन को लिखेंगे। सबसे पहले आप फार्माकोथेरेपेटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप स्कोप और देन उसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छी मार्किंग, इस क्वेश्चन पे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा डिफाइन अस्थमा, राइट इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अस्थमा। तो अस्थमा का ये जो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले अस्थमा की डेफिनेशन लिखनी है, और जब आप अस्थमा की डेफिनेशन लिख लेंगे उसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अस्थमा। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? इटियोपैथोजेनेसिस को ही हम बोलते हैं कॉज। तो अगर एग्जाम के पेपर में आपको कॉज लिख के आ जाए कि राइट द कॉजेज ऑफ द अस्थमा, या फिर ये लिख के आ जाए कि इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द अस्थमा, तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर इटियोपैथोजेनेसिस आता है तो भी आपको कॉज लिखनी है, और अगर कॉज आता है तो कॉज तो आपको लिखना ही लिखना है। तो जब पेपर के एग्ज़ाम के पेपर में अगर इटियोपैथोजेनेसिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे आपको उसकी कॉज पूछी गई है। और इसके अलावा इसमें क्या पूछा गया? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा जाएगा, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साइन एंड सिम्टम्स। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। ये मैं आपको जब स्टार्टिंग का मैंने जो आपको सिलेबस स्टार्ट किया था, मैंने तब भी मैंने ये चीज़ को बताया था कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब साइन एंड सिम्टम्स होता है, और इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब कॉजेज होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिनेशन, साथ ही साथ उनके साइन और सिम्टम्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है अस्थमा की, उसके बाद उसकी कॉजेज और उसका साइन एंड सिम्टम्स लिखना है। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अस्थमा, जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अस्थमा, तो उस केस में आपको अस्थमा की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके अलावा जो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं वो भी लिखना है। जैसे कि आप क्या लिखेंगे? कॉजेज लिखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे। और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो उस केस में आपको इसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लिखना है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एक लाइन में क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन उसमें वो क्वेश्चन ये नहीं बताता है कि हमें उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, बट वो स्टूडेंट को खुद से समझना पड़ता है कि वो क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो एक लाइन में पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि डिफाइन अस्थमा। अब यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया गया है डिफाइन अस्थमा, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें क्या बताना है अस्थमा में। तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अस्थमा, या फिर डिफाइन अस्थमा। तो देखिए, जब ये चीज़ पूछी जा रही है तो उस केस में स्पेसिफाई क्वेश्चन में नहीं किया गया है कि उसको क्या क्या चीज़ें पूछनी है, सिर्फ उसने डिफाइन अस्थमा लिख दिया है, दैट्स इट। लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ना है। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अस्थमा की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसकी कॉजेज़, उसके साइन एंड सिम्टम्स लिखोगे। अगर वो क्वेश्चन
लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि 10 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस केस में आप उसका क्लिनिकल, उसका क्या करेंगे, आप उसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लिखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा गया है या किस तरीके से पूछा गया है। और अगर वो क्वेश्चन सिर्फ डिफाइंड अस्थमा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख के छोड़ना, नहीं, आपको उसके जो जितने भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। भले ही आप 2-2, 3-3 लाइनें लिखिए, अगर आपको डिफाइंड अस्थमा में ही अगर आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिख लो लेकिन 2 लाइन में भी अगर ट्रीटमेंट को लिख देते हो तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पार्किंसन, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ बताया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आपको देना है। तो इसके लिए आप पार्किंसन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइलेंट सिम्टम्स लिखेंगे, उसके बाद एटियोपैथोजेनेसिस यानी कि कॉजेज लिखेंगे और उसके बाद आप इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप एक लाइन में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के 1-2 स्टेप्स लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूटीआई इन्फेक्शन। तो ये क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, शॉर्ट नोट पूछा गया है सिर्फ। तो शॉर्ट नोट में अब उसमें क्या, उसको क्या आंसर चाहिए, इसमें ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस केस में आपको यूटीआई का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा देना है। तो उसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, किसकी वजह से होता है, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसकी, साइलेंट सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसका आप ट्रीटमेंट भी लिखेंगे। ये हो सकता है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसकी डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट के अंदर यूटीआई का इन्फेक्शन है या नहीं। इवन अगर शॉर्ट नोट आए तो आप कोशिश करिए, अगर वो शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप डायग्नोसिस को लिखिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस लिख देंगे तो वो आपके आंसर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट आईबीडी, क्लासीफाई देम, राइट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आईबीडी। तो यहाँ पे आईबीडी के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि आईबीडी क्या होता है, डिटेल में बताइए इसको, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसका ट्रीटमेंट लिखना है। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है कि उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन किसी और तरीके से आता है, मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर ये लिख देता है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट आईबीडी, राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आईबीडी, तो उस केस में भी आपको आईबीडी का क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा क्या है, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। तो ये जो है इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बारे में बताइए, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के जब ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ नोट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, इसकी इम्पोर्टेंस कि क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस भी हमें लिखना पड़ेगा। इसके अलावा नीड क्या है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स में आएगा, लेकिन हालांकि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो है वो शॉर्ट नोट में ही आएगा, लेकिन आपको इसका नीड और इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन एल्जाइमर डिजीज़। तो इस केस में भी देखिए स्पेसिफाइड नहीं है कि एल्जाइमर डिजीज़ में क्या क्या लिखना है, तो अब आपको इसको इसके नंबर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपको इसका डेफिनेशन, साइलेंट सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सारा लिखना पड़ेगा। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है तो आपको इसका तब आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसके साइलेंट सिम्टम और इसकी कॉजेज़ लिख के छोड़ सकते हो। इवन अगर आप अगर इसका चाहो तो उसमें ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये लॉन्ग में नहीं है तो आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो ट्रीटमेंट को, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टीबी इन्फेक्शन एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन।
तो ये जो क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टीबी इन्फेक्शन, ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो टीबी की डेफिनेशन लिखनी है, टीबी किस वजह से होती है, कौन सी टीबीज होती हैं वो लिखना है, किस वजह से होती है यानी कौन सा बैक्टीरिया टीबी को कॉज करता है वो लिखना है। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन को लिखना है। तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन है इस पे डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं, तो उसको लिखना है। यहाँ पे ये चीज़ पूछी है तो यहाँ पे ये चीज़ आप इस तरीके से लिख दोगे, लेकिन अगर यही चीज़ लॉन्ग में आता है तो आपको इस केस में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साइन एंड सिम्टम्स भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जब आप टीबी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको ये देखिएगा कि वो किस नंबर में पूछा गया है, शॉर्ट में है, लॉन्ग में है, किस तरीके से, तो उस तरीके से आप उस चीज़ों को और ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा है राइट अ नोट ऑन COPD। तो यहाँ पे भी चीज़ें नहीं बताई गई कि COPD में क्या डिफरेंस है, COPD क्या होता है। तो COPD में फिर हम उसमें डेफिनेशन लिखेंगे, और COPD भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन जो भी हमने इसमें बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करिएगा। तो COPD की डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज़, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, ये सब इसमें लिखेंगे आप। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिफाइन हाइपरटेंशन, राइट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस। ये जो क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरटेंशन, तो ये जो हाइपरटेंशन है इसको आप सिर्फ हाइपरटेंशन लिख के नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हमने एक टाइप बताया हुआ है हाइपरटेंशन का। तो आपको ड्यूरिंग जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जब आप हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे वहीं पर आपको हाइपरटेंशन का टाइप भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी कॉजेज़ और इसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफाइड है कि यहाँ पे क्या करना है। देखो अब एक चीज़ और है, यहाँ पे इसे पूछा है राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, यानी कि आपको टीबी का साइन एंड सिम्टम्स लिखना है और आपको टीबी का ट्रीटमेंट लिखना है। बट आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप सबसे पहले डिफाइन टीबी, आपको टीबी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद 2 टाइप्स के टीबी होते हैं वो भी आप लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज करके, लेकिन आपको इसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको टीबी की डेफिनेशन लिख दोगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर पे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में बताना। तो डिफाइन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे और इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आप इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट डिटेल अबाउट द रिमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे ये क्वेश्चन है रिमेटॉइड अर्थराइटिस का, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, साइन एंड सिम्टम्स लिखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेस लिखिए, इसका ट्रीटमेंट लिखिए। साथ ही साथ वो जो मैंने आपको हर जगह पे स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, नॉर्मल से डिजीज्ड पेशेंट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको हर क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। जब उसको आप ड्रॉ कर लोगे तो क्या होगा, वो आपके आंसर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और आपको उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट डिफाइन पेप्टिक अल्सर, ट्रीटमेंट ऑल्सो ट्रीटमेंट एंड इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये जो डिफाइन अल्सर है इसमें भी सेम चीज़ है कि अल्सर को डिफाइन करना, डिफरेंस दिखाओगे आप नॉर्मल और पेप्टिक अल्सर में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स कितने होते हैं इसके, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है, ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफाइन एंजाइना, राइट इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डिफाइन एंजाइना में आप एंजाइना की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर टाइम है तो आप टाइम है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया तो आप इसके क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद इसका साइन एंड सिम्टम और इसके कॉजेज लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जितनी भी मैंने डिजीज़ेस बताई हैं, जितने भी यहाँ पर डिजीज़ेस कवर हैं, भले ही इसमें हमने साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज पूछा है यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस पूछा है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इनके साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉजेज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो जो डिजीज़ेस लिखी हुई हैं वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस हैं। तो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इनका ओवरऑल इन डिजीज़ेस की पूरी प्रैक्टिस करोगे, इनका साइन एंड सिम्टम्स, क्लासिफिकेशन, इनका कॉजेस, इनका
ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, आपको सबकी ट्रीटमेंट, सबका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे ड्रग है, राइट अ नोट ऑन, शॉर्ट नोट ऑन रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में पूरा बताना पड़ेगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। इवन अगर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन लिख के ही सिर्फ नोट आ जाता है, फिर भी आपको उसमें इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड हेपेटाइटिस इन्फेक्शन। डिफाइंड हेपेटाइटिस इन्फेक्शन में भी आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। डिपेंडिंग अपॉन द किस मार्क्स के लिए वो पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको वो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे और कैसे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।